वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2021 में। इंडियन सोसाइटी के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा चौथा लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम दिसंबर महीने के इंडियन सोसाइटी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस पूरे सेशन की जो पीडीएफ है वो आपको ओनली आईएएस की वेबसाइट पर अवेलेबल मिलेगी। उसके लिए आपको वेबसाइट के डाउनलोड सेक्शन में जाना होगा। किसी भी अदर पीडीएफ को अवेल करने के लिए आपको ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पीएम जय सेहत के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने अभी हाल ही में पीएम जय सेहत स्कीम को लॉन्च किया यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो कि 2018 में लॉन्च की गई थी, इसके तहत सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में आने वाली हर फैमिली को 5 लाख पर एनम का इंश्योरेंस कवरेज हेल्थ के लिए दिया जाता है। जम्मू एंड कश्मीर में इस सेहत स्कीम के तहत इसे हर व्यक्ति तक एक्सटेंड कर दिया गया है, हर फैमिली तक एक्सटेंड कर दिया गया है। मतलब जम्मू एंड कश्मीर में रहने वाला हर व्यक्ति अब इसे एक्सेस कर सकता है बिना किसी बार के, बिना किसी रुकावट के। अब चूंकि जम्मू एंड कश्मीर में अब इसे हर फैमिली तक एक्सटेंड कर दिया गया है, तो जम्मू एंड कश्मीर एकमात्र ऐसा रीजन होगा इंडिया का जहां पर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोवाइड करवा दिया गया है। जो रिमेनिंग पॉपुलेशन है अब वो भी पीएम जय के एम्बिट में आ जाएगी। फाइनेंशियल कवरेज 5 लाख पर फैमिली तक का है एज वी नो। उम्मीद यह है कि सेहत इनिशिएटिव या सेहत स्कीम लॉन्च करने के बाद पीएम जय जो योजना है उसमें जम्मू एंड कश्मीर में 15 लाख परिवार और जुड़ जाएंगे। यहां पर इंश्योरेंस मोड में हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाया जाता है। यह सर्विस पोर्टेबल है, मतलब वो देश के किसी भी हिस्से में हेल्थ सर्विसेज एक्सेस कर सकते हैं। तो ये काफी बढ़िया स्कीम है। कम से कम कोई तो ऐसा रीजन बना इंडिया का जहां पर एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज फॉर द फर्स्ट टाइम दे दिया गया है। ये काफी पॉजिटिव रहेगा जम्मू एंड कश्मीर के लिए। हमारा अगला आर्टिकल एनबीसी एफडीसी के बारे में है। फुल फॉर्म है नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इन्होंने अपोलो मेडिकल्स के साथ अभी एक एमओयू साइन किया है ताकि वैक्सीन के डिलीवरी और एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरीके से किया जा सके। इसमें ट्रेन करेंगे नर्सेस को, फार्मासिस्ट को, जो कि बैकवर्ड क्लासेस कम्युनिटीज से या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हों। एनबीसी एफडीसी के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है। ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के तहत काम करती है। इसे सेक्शन 25 जो कंपनीज एक्ट 1956 का है उसी के तहत 1992 में बनाया गया था। ये कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट डिक्लेयर किया गया है, मतलब इनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है। ऑब्जेक्टिव ये है कि ये इकोनॉमिक और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को प्रमोट करें। फाइनेंशियल असिस्टेंस भी ये प्रोवाइड करवाते हैं जो कंसर्न क्लासेस हैं। इसके लिए वो स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसी एससीएस का इस्तेमाल करते हैं। कई बार आरआरबीज, पीएसबीज, जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। माइक्रो फाइनेंसिंग भी करते हैं, छोटे छोटे लोन देते हैं ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके। स्किल डेवलपमेंट भी ये कंट्रीब्यूट करते हैं। जो भी अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं या फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए। डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स के लिए इन्हें डी नोटिफाइड इसलिए कहा जाता है बिकॉज ब्रिटिशर्स ने एक लॉ बनाया था जिसके तहत उन्होंने कई सारी ट्राइब्स को क्रिमिनल बाय बर्थ डिक्लेयर कर दिया था। 1952 में इंडियन गवर्नमेंट ने कानून बनाकर उन्हें डी नोटिफाई किया, मतलब कि अब उन्हें क्रिमिनल नहीं माना जाएगा। इसीलिए ऐसी ट्राइब्स को डी नोटिफाइड ट्राइब्स कहा जाता है। बाकी सीनियर सिटीजन, बेगर्स, ट्रांसजेंडर्स इनके लिए भी ये काम करते हैं। हमारा अगला आर्टिकल आरपी तिवारी कमेटी के बारे में है। यूजीसी ने अभी इस 7 मेंबर कमेटी का गठन किया है जिसके हेड आरपी तिवारी जी होंगे। ये जो कमेटी है इसको एक काम दिया गया है। क्या काम दिया गया है? आप ये इवेल्युएट करिए कि क्या अंडर ग्रेजुएट लेवल पर जो बच्चे 12th पास करते हैं उसके बाद अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए, कॉलेजेस के लिए उन्हें एग्जाम देने पड़ते हैं और फिर देखते हैं कि किसमें उनको अच्छे मार्क्स मिले हैं, कहाँ पर सीट मिल रही है, कैसे एडमिशन लेना है। तो बजाय इसके कि वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए एग्जाम दें, हम ऐसा क्यों ना करें कि एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम रख लें ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए। तो क्या नेक्स्ट एकेडमिक ईयर से ऐसा किया जाए? अगर किया जाए तो कैसा रहेगा कि हम एक सिंगल प्लेटफॉर्म बना दें एडमिशन के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए। इस चीज पर विचार करिए और बताइए कि ये आइडिया कितना बढ़िया है। तो इसी काम को दिया गया है आरपी तिवारी कमेटी को। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो भी ये कहती है कि हमें एंट्रेंस टेस्ट के नंबर्स को कम करना चाहिए। हर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए अपना एक उनका एंट्रेंस टेस्ट अलग होता है, उनका मैकेनिज्म अलग होता है, सिलेबस अलग होता है। बच्चों के लिए काफ़ी हैरेसमेंट हो जाती है। एक सिंगल एग्जाम होगा तो उनके लिए काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। अब यहाँ पर जो एनईपी है उसका सजेशन अगर इंप्लीमेंट कर दिया जाए आरपी तिवारी कमेटी के द्वारा तो फिर इन एग्जाम्स को कंडक्ट करने के लिए एक टेस्टिंग एजेंसी को बना दिया जाएगा जिसका काम ये होगा कि एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट ये कंडक्ट करवाएं, जिसके बाद जिसको जैसे मार्क्स मिले हैं उसी सीक्वेंस में यूनिवर्सिटीज़ वगैरह
उनको अलोकेट कर दी जाए, वो उसमें एडमिशन ले सकते हैं, या फिर ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है कि आप चूज कर लीजिए आप किस सीक्वेंस में एडमिशन चाहते हैं। ठीक है, जो हमारा अगला आर्टिकल है वो नेशनल सेंटर फॉर दिव्यांग एम्पावरमेंट के बारे में है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स ने अभी इस नेशनल सेंटर फॉर दिव्यांग एम्पावरमेंट को इनॉग्रेट किया। एनसीडीई इसे इस्टेब्लिश किया गया है सीआरपीएफ के द्वारा। सीआरपीएफ स्टैंड्स फॉर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि जो दिव्यांग जन हैं उनको स्किल इंपार्ट की जाएगी, या जो स्किल उनके पास है वापस से उसको रीस्किल किया जाएगा, और जो दिव्यांग वॉरियर्स हैं उन्हें रिहेबिलिटेट किया जाएगा। कई सारे हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स होते हैं, वो कंट्री को कंट्रीब्यूट करते वक्त कई बार अपनी किसी फिजिकल पार्ट को खो देते हैं, तो ऐसे लोगों को लाइन ऑफ ड्यूटी के दौरान, तो इन्हें आप दिव्यांग वॉरियर बोल सकते हैं, तो उनको वापस से स्किल किया जाए और एक डिग्निफाइड लाइफ और सर्विस ड्यूटी ग्रांट की जाए। इसी उद्देश्य से इस सेंटर को स्टैब्लिश किया जा रहा है। लोकेशन इसकी तेलंगाना में होगी। अब यहाँ पर देखिए, ये दिव्यांग्स को एम्पावर करेगा, उन्हें कुछ मार्केट एक्सपर्टीज मिल जाएगी, स्पोर्ट्स स्किल या कंप्यूटर स्किल ग्रांट करने की कोशिश करेंगे ताकि वो अपनी डिसेबिलिटीज के बावजूद कंट्री को सर्व कर सकें। जो रिस्किलिंग की जाएगी, वोकेशनल ट्रेनिंग दे देंगे या आईटी की कुछ जानकारी दे देंगे ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर भी अपनी डिग्निटी के साथ कंट्री को किसी अन्य तरीके से कंट्रीब्यूट करते रहें। एनसीडीई के बारे में बात करें, या यहाँ पर देखिए बात हो रही है कि दिव्यांग जन से संबंधित कई और सारे प्रोग्राम्स या लेजिस्लेशन भारत सरकार ने तैयार किए हैं। जैसे राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट ऑफ 2016 आया था, उस समय काफ़ी न्यूज़ में था। ये उद्देश्य ये था कि जो दिव्यांग जन हैं उनके जीवन के स्तर को बेहतर किया जाए। रिजर्वेशन को उनके लिए 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया। 6 से 18 वर्ष के जो दिव्यांग जन हैं उन्हें फ्री एजुकेशन का प्रावधान किया गया। सेपरेट नेशनल और स्टेट फंड भी स्टैब्लिश किया गया ताकि उन्हें सपोर्ट किया जा सके। दीनदयाल डिसेबल रिहेबिलिटेशन स्कीम भी है जो सर्व करती है दिव्यांग जन को। वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, इसमें स्पेशल स्कूल्स होते हैं, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन सेंटर होता है। इन सभी की मदद से जो दिव्यांग जन हैं उन्हें सपोर्ट किया जाता है। नेशनल फेलोशिप फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़, ये एक फेलोशिप है, 200 बच्चों को फेलोशिप दी जाती है ताकि वो एजुकेशन अवेल कर सकें। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन का उद्देश्य ये है कि जो भी हमारा इंफ्रा है या जो एजुकेशन सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर है, हम उसे दिव्यांगजन फ्रेंडली बनाएं ताकि वो उन चीज़ों को एक्सेस कर सकें। दैट्स वाई एक्सेसिबल इंडिया। ट्रांसपोर्ट सिस्टम या जो भी इन्वायरमेंट है उसे उनके लिए फिजिबल बनाने का उद्देश्य यहाँ पर रखा गया है। हमारा आर्टिकल है वो पार्टनर्स इन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट के बारे में है। पार्टनर्स इन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, PPD, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में हम बात करेंगे। कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी हाल ही में इंटर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था, किसका? PPD का। इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट भी किया है। क्या ये? एज आई टोल्ड यू, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका उद्देश्य यह है कि साउथ साउथ कोऑपरेशन को हम और ज़्यादा प्रमोट करें, हेल्थ के फील्ड में, पॉपुलेशन के फील्ड में और डेवलपमेंट के फील्ड में। साउथ साउथ कोऑपरेशन का क्या मतलब होता है? साउथ साउथ का मतलब यहाँ पर यह है, देखिए इसका जो मेन फोकस है वो तो ये है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो आपस में कोऑपरेट करें। अब यहाँ पर जो साउथ साउथ है इसका मतलब ग्लोबल साउथ से है, मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो लार्जली आपको ग्लोबल साउथ में मिलेंगे, तो वो आपस में कोऑपरेट करें, इसीलिए इसे साउथ साउथ कोऑपरेशन कह दिया गया। अब यहाँ पर डिफरेंस है ग्लोबल साउथ में और सदर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर आपको इक्वेटर के नीचे मिलेगा, लेकिन ग्लोबल साउथ उससे डिफरेंट है। लेट मी शो यू इन द मैप। ये जो मैप है, ये जो रेड एरिया आपको दिखाया गया है अपर मैप में, ये है ग्लोबल साउथ, जबकि ये जो नीचे का मैप है ये दिखाता है सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर तो आपको एक जो इक्वाडोर है वहां से गुजरता हुआ मिलेगा, जबकि ग्लोबल साउथ में आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा हिस्सा ग्लोबल साउथ का आपको नदर्न हेमिस्फीयर में मिलेगा। इक्वेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूं। तो यहां पर जो साउथ साउथ का मतलब ग्लोबल साउथ में है वो ये है कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनका सदर्न पार्ट, जैसे यहां पर एशिया का सदर्न पार्ट, अफ्रीका मोरलेस साउथ में आई जाता है कॉन्टिनेंट्स के। अब यहां पर जो लैटिन अमेरिका है पूरा, और ये जो पूरा साउथ अमेरिका है, लैटिन अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, ये पूरा कवर हो जाता है ग्लोबल साउथ में। अब ये कंट्रीज अगर आप देखेंगे तो मोरलेस से डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज तो है नहीं। तो ग्लोबल साउथ में मोरलेस आपको डेवलपिंग कंट्रीज मिलेंगी और इनके बीच में कोऑपरेशन स्टैब्लिश करने का जो प्रिंसिपल है उसे ही साउथ साउथ कोऑपरेशन कहा जाता है। इसी का काम ये जो है PPD भी करने का प्रयास करती है। इसका जो सेक्रेटेरिएट है ये बांग्लादेश के ढाका में है। करेंटली जो PPD है इसमें 26 डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो 59% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती हैं।
फॉर्मेशन की बात करें तो जो पीपीडी है इसे 1994 में बनाया गया था, जब आईसीपीडी का एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था, मतलब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसे बनाया गया था, जब 10 डेवलपिंग कंट्रीज एक साथ आई। उन्होंने एक इंटर गवर्नमेंटल अलायंस बनाया कि हम जो कायरो प्रोग्राम ऑफ एक्शन है, पीओए है, उसे इंप्लीमेंट करेंगे। अब ये कायरो प्रोग्राम ऑफ एक्शन क्या था? यहाँ पर देखिए 179 कंट्रीज एक साथ आई थी, जहां पर उन्होंने ये बोला कि हम सभी लोग आपस में मिलकर कोऑपरेट करेंगे कई सारे फील्ड्स में, जैसे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, इन सभी फील्ड्स में हम आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे। तो ये तो कायरो प्रोग्राम था, जिसे इंप्लीमेंट करने के उद्देश्य से जब 10 देश आपस में आए थे, उसी दौरान पार्टनर्स इन पॉपुलेशन डेवलपमेंट पीपीडी को बनाया गया था। हमारा अगला आर्टिकल रोड मैप ऑन इम्पार्टिंग टेक्निकल एजुकेशन मदर टंग के बारे में है। देखिए अभी हाल ही में कॉन्टेक्स्ट इसका ये है कि यूनियन मिनिस्टर ने एक टास्क फोर्स का गठन किया, यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन ने, कि क्या हम टेक्निकल एजुकेशन को मदर टंग में दे सकते हैं। 1 महीने का समय दिया गया और कहा गया एनालाइज करके बताइए। इसके जो चेयरमैन हैं वो हायर एजुकेशन के जो सचिव हैं, सेक्रेटरी अमित खरे, उन्हें बनाया गया है। उन्हें कहा गया कि क्या स्टूडेंट्स प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे कि मेडिसिन, इंजीनियरिंग, लॉ, इसे भी मदर टंग में सीख सकते हैं, कोर्सेज कर सकते हैं। अभी तक ये लार्जली इंग्लिश में कोर्सेज कवर करवाए जाते हैं, तो मदर टंग में इसका क्या स्कोप है, इसे एनालाइज करने का काम अमित खरे टास्क फोर्स को दिया गया है। मैंडेट यही है कि टेक्निकल एजुकेशन मदर टंग में कैसे दी जाए। फंक्शन इनका ये होगा कि 1 महीने के अंदर रिपोर्ट सबमिट करें वेरियस स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्ट करके। एक और डिफरेंट इंफॉर्मेशन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है शिक्षा पर्व इनिशिएटिव के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये एक पूरा इनिशिएटिव है, जिसमें टीचर्स को फैसिलिटेट किया जाता है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, वो उसके लिए अच्छी तरीके से काम कर सकें। इस इनिशिएटिव के तहत सीरीज ऑफ वेबिनार्स आयोजित किए गए हैं कि एनईपी को, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। यूएन पॉपुलेशन अवार्ड, अभी हाल ही में हेल्प एज इंडिया नाम का जो एक एनजीओ है, उसे ये अवार्ड दिया गया है। इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में 2 कैटेगरीज होती हैं इस अवार्ड के लिए, एक होती है इंडिविजुअल कैटेगरी और दूसरी होती है इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी। तो ये जो हेल्प एज इंडिया को अवार्ड मिला है वो इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी को में दिया गया है। यूएन पॉपुलेशन अवार्ड के बारे में बात करें तो इस अवार्ड को 1981 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। ऑब्जेक्टिव ये था कि कोई भी ऐसा इंडिविजुअल या फिर इंस्टीट्यूशन जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दे रहा है, किस फील्ड में, सर्टेन सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को हेल्प कर रहा है, रिप्रोडक्टिव या हेल्थ के क्वेश्चंस में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस के लिए लगातार काम कर रहा है, तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस या इंडिविजुअल्स को इंसेंटिवाइज करने के लिए, इनकरेज करने के लिए ये अवार्ड स्टैब्लिश किया गया था। देखिए जो कमेटी इस अवार्ड को ग्रांट करती है वो है कमेटी फॉर यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन अवार्ड। इसमें 10 यूएन मेंबर स्टेट्स इन्वॉल्व होते हैं और यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल भी इसका हिस्सा होते हैं। यूएनएफपीए के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं वो इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर के तहत के तौर पे काम करते हैं। यूएनएफपीए इसका मतलब है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। अब आपको लगेगा यूएनएफपीए का फुल फॉर्म तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड हो। एक्चुअली में जो इसका फुल फॉर्म है दैट इज यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया, लेकिन जो शॉर्ट फॉर्म है वो आज भी यूएनएफपीए ही लिखा जाता है। तो यूएनएफपीए का जो सेक्रेटेरिएट है वो इस अवार्ड के लिए जो भी असिस्टेंस है वो प्रोवाइड करवाता है। अब यहाँ पर हेल्प एज इंडिया के बारे में बात करें तो ये एक लीडिंग चैरिटी इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, एनजीओ है, जो कि डिसएडवांटेज एल्डरली पीपल के लिए, जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए काम करता है। पिछले 4 दशकों से ये काम कर रहे हैं। 1978 का इनका फॉर्मेशन है और इन्होंने खुद को रजिस्टर किया है 1860 के सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत। फॉर द फर्स्ट टाइम यूएन पॉपुलेशन अवार्ड जब से दिया जा रहा है, पहली बार किसी इंडियन इंस्टीट्यूशन को यह अवार्ड दिया गया है। मतलब इंडिविजुअल्स को पहले भी दिया गया है, लेकिन इंस्टीट्यूशन को फॉर द फर्स्ट टाइम मिला है। इसके पहले 2 इंडियंस को यह अवार्ड दिया गया है पास्ट में, इंदिरा गांधी जी को 1983 में और यहाँ पर 1992 में जेआरडी टाटा जी को उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। अगर बात करें यूएन पॉपुलेशन फंड के बारे में तो यूनाइटेड नेशंस सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी है। ये नाम से स्पष्ट है कि सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को टारगेट करके ये जो भी इंस्टीट्यूशंस वर्क कर रहे हैं उनको असिस्ट करते हैं, उनकी मदद करते हैं।
और जो भी हेल्प रिक्वायर्ड है वो देते हैं। उद्देश्य इनका यही है कि पूरी दुनिया में जो प्रेगनेंसी है वो सेफ रहे, बढ़िया तरीके से चलती रहे, चाइल्ड बर्थ सेफ हो, जो भी यंग पर्सन्स हैं वो अपने पोटेंशियल का इस्तेमाल कर पाएं, इसके लिए लगातार कार्यरत रहते हैं। हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट्स के न्यूयॉर्क में है और इनकी एक रिपोर्ट आती है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। ठीक है, यहाँ पर अगला आर्टिकल अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स 2020 के बारे में है। यहाँ पर देखिए उड़ीसा ने इस अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स को टॉप किया है। ये इंडेक्स है क्या? देखिए इस इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है प्रजा फाउंडेशन के द्वारा। मुंबई बेस्ड एक थिंक टैंक है, 1997 से ही ये वर्क कर रहा है कि जो भी स्टेट्स हैं वहां पर गवर्नेंस बेहतर रहे। पर्पस ये है कि जो अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स का कि ऐसी कौन सी सिटीज हैं जहां पर ग्रास रूट लेवल पे जो डेमोक्रेसी है वो बढ़िया से वर्क कर रही है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो अर्बन बॉडीज में अगर हम बात कर रहे हैं तो म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं वो कितना बढ़िया काम कर रही हैं। यहाँ पर इनके पास 4 थीम्स होती हैं, कुछ सब थीम्स होती हैं, 42 इंडिकेटर्स होते हैं। मेन थीम्स इनकी देखिए ये हैं कि जो सिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कितने एम्पावर्ड हैं, उनका लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर कैसा है, सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कितना बढ़िया से काम कर रहा है, सिटीजन्स कितने एम्पावर्ड हैं, फिजिकल एम्पावरमेंट कितना है, लोगों के पास आय के साधन कितने बढ़िया हैं, और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी कैसी है उस स्टेट की, वो अपनी जो फाइनेंसेस है वो कैसे हैंडल कर पाता है। क्या निकल के आया? उड़ीसा ने टॉप किया, उसके बाद नंबर आता है महाराष्ट्र, केरला, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का। जिन देशों ने बहुत खराब परफॉर्म किया वो है झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। तो अगला आर्टिकल हमारा है वो विश्वास योजना के बारे में है। विश्वास का फुल फॉर्म है वंचित इकाई, समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता। अब यहां पर इस विकास योजना को संचालित करने के लिए 2 बॉडीज ने आपस में एक एग्रीमेंट किया है, एक एग्रीमेंट साइन किया है। पहली बॉडी है यहां पर नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एनबीसी एफडीसी, और दूसरी है नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि एनएसएफडीसी। इन दोनों ने मिलकर एग्रीमेंट किया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ, ताकि विश्वास योजना को अच्छे से रन किया जा सके। ये इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम में होता यह है कि अगर किसी इंडिविजुअल ने या सेल्फ हेल्प ग्रुप ने लोन लिया है, सपोज करिए 8% पे, तो सबवेंशन में यह कहा जाता है कि चलिए 5% अगर आप ऑन टाइम अपनी सारी किस्तें देते हैं तो 5% जो है वो गवर्नमेंट आप किसी स्कीम के तहत आपका इंटरेस्ट दे देगी, आपको केवल बाकी का 3% देना है। तो इसे ही इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम कहा जाता है। ये इंपावर करेगी इकोनॉमिकली जो मार्जिनलाइज्ड ओबीसी या शेड्यूल कास्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं या इंडिविजुअल्स हैं उन्हें। ये स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की। इसमें होगा वही जो हम बात कर रहे थे, फाइनेंशियल एड दिया जाएगा जिन लोगों ने लोन लिया है। अगर किसी एसएचजी ने, सेल्फ हेल्प ग्रुप ने, जो ओबीसी या एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने 4 लाख तक का लोन लिया हो, या इंडिविजुअल जिसने 2 लाख तक का लोन लिया हो, उन्हें 5% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। मतलब अगर उन्होंने 8% पे लोन लिया है तो वो केवल 3% ब्याज भरते रहें, 5% जो बाकी का है वो गवर्नमेंट इस स्कीम के तहत भर देगी। हमारा अगला आर्टिकल है वो वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 के बारे में है। डब्ल्यूएचओ ने अभी हाल ही में ये जो रिपोर्ट है इसको रिलीज किया है। क्या निकल कर आया? निकल के ये आया कि इंडिया काफी बढ़िया काम कर रहा है। देखिए इंडिया कुछ ऐसे देशों में शामिल है जहां पर मलेरिया का बर्डन बहुत ज्यादा है, तो इंडिया काफी अच्छी तरीके से इंप्रूव कर रहा है एज पर दिस रिपोर्ट। 2019 में 2018 की तुलना में 17.6% केसेस कम आए, मतलब कि हमने अच्छा काम किया। जो एनुअल पैरासाइटिक इंसिडेंस है एपीआई का मतलब पहले बता देता हूं। देखिए एपीआई का मतलब ये होता है कि पर 1000 पॉपुलेशन में पर ईयर में कितने नए इंफेक्शन के केसेस आ रहे हैं, ये मतलब होता है एपीआई का। एपीआई भी कम हुआ है 2017 की तुलना में। 2018 में 27.6% एपीआई कम हुआ था, और 2018 की तुलना में 2019 में ये जो एपीआई है ये 18.4% कम हुआ है। तो 17 की तुलना में 18 में 27.6% और 18 की तुलना में 19 में 18.4% एपीआई गिरा, मतलब हमने अच्छा परफॉर्म किया। देखिए मलेरिया का कॉज होता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट, लेकिन ये फैलता है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो मच्छरों से, वो इसको स्प्रेड करते हैं। 4 तरीके के पैरासाइट्स हैं जो ह्यूमंस को इन्फेक्ट करते हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, पी विवेक्स, पी ओवले और पी मलेरियाई। एक और है पी नोवलेसी।
नोलेसी, ये देखिए मलेरिया का टाइप है जो मकॉक्स, जो बंदर की एक प्रजाति होती है, उसे इन्फेक्ट करता है और कई बार ये बंदरों से इंसानों में भी फैल जाता है। मतलब एक प्रकार का जूनोटिक मलेरिया है। कोई भी ऐसी बीमारी जो किसी जानवर से इंसान को हो जाए उसे जूनोटिक कहा जाता है। यहां पर देखिए सिम्टम्स, बहुत तेजी से सर्दी लगती है, फीवर और स्वीटिंग होने लगती है। कुछ हफ्तों के बाद ही ये स्टार्ट हो जाता है। वर्ल्ड मलेरिया डे को 25 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है।